हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन के साथ। तो पिछले क्लास की एक घटना हम आपको याद दिलाते हैं। हमें नहीं पता चला, लेकिन हमने वीडियो अपलोड कर दिया है वो वाला कि बीच में ये हमारा माइक ऑफ हो गया, फिर लास्ट में लाइट कट गया और कुछ ज़्यादा ही देर कट गया। और जहाँ पे लाइट कटा था वहाँ पर कुछ इस प्रकार का सवाल लगता हम दिए थे। अब वो सवाल का डेटा जो है अभी याद नहीं है, ना हम अभी देखे हैं। एक काम करते हैं, फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन आपको बना के दे देते हैं, ताकि अगर वो कल वाला जो वीडियो जो अपलोड हुआ है तो उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो आप खुद से भी बना सके। तो पहले उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको बना देते हैं। इफ मॉड ए इक्वल टू 5 एंड mod b equal to 6 and mod a plus b equal to 9, then find mod a minus b। इसी टाइप का क्वेश्चन था और हम लोग जैसे ही इसको बना रहे थे वहां पे फिर हमारा जो है लाइट कट गया, लेकिन हमने वीडियो अपलोड कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सवाल कैसे बनेगा, आइए इसको हम बना देते हैं और वो पिछला वीडियो वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से उसे बना लीजिएगा। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो कह रहा है ए माइनस बी बताइए। एक काम करिए, क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है? बिल्कुल सर। क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2a डॉट b। फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपको पता है। यस सर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, यही होता है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दीजिए। ऐड करिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। तो अगर ऐड कीजिएगा तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2 इंटू मॉड ए का स्क्वायर, और उसी प्रकार बी स्क्वायर 2 इंटू मॉड बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझे? अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। मॉड ए प्लस बी का वैल्यू 9 है तो स्क्वायर करोगे 81 प्लस मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मॉड ए का वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 हो जाएगा ये, प्लस ये है 6 का स्क्वायर 36 दूना 72 हो जाएगा। यानी ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 2 और 7 5 12 122। ठीक है, यानी मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 122 माइनस 81। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा? यहां देख लीजिए,
मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया और 8 4 12 41, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो मॉड a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 41, सिर्फ प्लस में होगा क्योंकि मॉड यानी मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके का सवाल ऐसे बनाया जाता है। तो आखिरी में हम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन करा रहे थे जहां पर लाइट कटने वाली घटना जो है घटी थी। ठीक है, तो पिछले वीडियो का जो सवाल है वो आप खुद से बना लीजिएगा। चले आइए, तो आज का टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, आज का जो सेशन है वो इस पर आधारित है, क्रॉस प्रोडक्ट पर, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना। इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में से सदिशों का सदिश गुणनफल बोला जाता है। ठीक है, आइए, तो आज की कहानी इस पर आधारित है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसका दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी है। तो क्या है सुनिए, आपको पता है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, ए क्रॉस बी, ऐसे। इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सदिश ए तथा सदिश बी का सदिश गुणनफल कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आराम से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनना, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर का, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। तो भैया यहां से लेकर के यहां तक ये रहा स्केलर, ये रहा स्केलर, और ये जो एन कैप है वो रहा यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश, जो डायरेक्शन का काम करेगा। तो ये है स्केलर और ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। अब स्केलर इंटू यूनिट वेक्टर, स्केलर इंटू यूनिट वेक्टर मिल करके वेक्टर क्वांटिटी बना देगा। कौन सा क्वांटिटी बना देगा? वेक्टर क्वांटिटी बना देगा। इससे क्या होगा, LHS और RHS बैलेंस रहेगा। अगर इधर भी वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर रहेगा। इसलिए जब भी A क्रॉस B का फॉर्मूला लिखें तो A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा लिखने के बाद n कैप जरूर लगावें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है,
तो इधर भी वेक्टर दिखना चाहिए, इसलिए इतना दूर तक स्केलर होता है और ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन का काम करेगा। तो स्केलर इनटू यूनिट वेक्टर मिल करके वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अदिश गुना मात्रक सदिश बराबर सदिश राशि हो जाता है। समझ में आया? लेकिन अगर ऐसा रहे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर ऐसा रहे, तब तो आप एन कैप मत लगाना। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, बस इतना ही लिखना। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तब, समझ रहे हो हमारी बात को? इस थीटा के बारे में तो आप जानते ही हैं। थीटा क्या है भाई? एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हिंदी में क्या बोलेंगे? सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। और आपको बता दिए थे दो सदिश के बीच का कोण बताने के लिए या तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का टेल एक जगह है, तो इसको थीटा बोलोगे, छोटे वाले एंगल को। या तो दो वेक्टर का हेड एक जगह होना चाहिए, या तो दो वेक्टर का हेड एक जगह होना चाहिए, इसको आप थीटा बोलोगे, है ना। दो वेक्टर का टेल एक जगह रहे या दो वेक्टर का हेड एक जगह रहे, तब दोनों के बीच का कोण यानी एंगल के बारे में बात कीजिएगा। हेड टेल एक जगह रहेगा तब नहीं, टेल एक जगह रहे तब एंगल की बात करना है, हेड एक जगह रहे तब एंगल की बात करना, वो भी छोटा वाला, इधर से छोटा इधर से बड़ा है तो छोटे वाले एंगल की बात करना है। क्लियर है? अब एक और बात समझना है कि आपको पता है कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो भैया वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो तो देख लीजिए। अब सवाल है कि अगर ये वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। अब इसके डायरेक्शन की भी हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा इसको नोट कीजिए। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन की भी बात करेंगे। चलिए, ओके, एक सेकंड। ठीक है, चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन की भी बातें करेंगे। आइए पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। आइए, चलिए क्या है? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सदिश गुणन फल का दिशा। थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना। चलिए आइए क्या है देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के लिए हम लोग के पास जो रूल है वो रूल है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल है। क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को पता करने के लिए इसी रूल का प्रयोग करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब क्या है सुनिएगा। सबसे पहले जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता करना हो, ध्यान से सुनिए, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता करना हो तो सबसे पहले दोनों वेक्टर का टेल एक जगह ले आइएगा। दोनों वेक्टर का टेल एक जगह ले आइएगा।
दोनों वेक्टर का टेल एक जगह ले आइएगा, ठीक है। और एंगल भी थोड़ा शो कर दीजिएगा। पहला रूल समझे कि जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता करना हो तो सबसे पहले दोनों का टेल एक जगह ले आना है और एंगल दिखा देना है। अब ये रहा आपका राइट हैंड। अब आप अपने हाथ को इस तरीके से खोल लीजिए, एकदम देख लीजिए, है ना। इस ये चारों उंगली और इस थंब के बीच 90 का एंगल है ना। ऐसे हाथ खोलिएगा, बिल्कुल ये चारों उंगली और इस थंब के बीच 90 का एंगल है, एकदम ऐसे खोल लीजिए, खोलिए। अब क्या करिए, इस हाथ के इस भाग को, ये नीचे वाला देख रहे हैं, नीचे वाला, आप जिसका डायरेक्शन, जैसे मान लिया अगर डायरेक्शन अगर आपको A क्रॉस B का चाहिए, अगर आपको A क्रॉस B का चाहिए या डायरेक्शन B क्रॉस A का चाहिए तो क्या करो, ठीक है। अब क्या करो, A क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए तो शुरू में कौन है A क्रॉस B के शुरू में कौन है A। इस हाथ के इस भाग को A पे रखिए। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता करने के लिए जो वेक्टर शुरू में रहेगा उस वेक्टर पर इसको रखिए। तो आइए, तो A क्रॉस B पर इसको रख दिए, ऐसे करके रख दिए। जैसे A क्रॉस B में सबसे पहले A आता है ना, तो A पर रख दिए ऐसे करके। जो क्रॉस में पहले आता हो हाथ को उस पर रखिए, रख दिए। अब फिंगर को कर्ल कीजिए, उंगली को मोड़िए, किधर की तरफ, दूसरे वेक्टर की तरफ। हाथ को इस पर रखिए और उंगली को इधर मोड़िए। एकदम हाथ ऐसे खुला होना चाहिए, हाथ बिल्कुल ऐसे खुला होना चाहिए। इस पे हमने रख दिया और ऐसे करके मोड़ दिया, देख रहे हैं। ए पर रखे बी की तरफ मोड़ दिए, ए पर रखे बी की तरफ मोड़ दिए, ए पर रखे बी की तरफ मोड़ दिया। अंगूठा किधर गया, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब आउटवर्ड, बाहर की तरफ मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड। एकदम ऐसे, बिल्कुल ऐसे, एकदम ऐसे। मार्कर पर ध्यान दीजिए, ऐसे, है ना, ऐसे। आउटवर्ड का मतलब ऐसे हुआ, एकदम परपेंडिकुलर बोर्ड पर A क्रॉस B। अगर आपको B क्रॉस A चाहिए, अगर आपको B क्रॉस A चाहिए तो फिर से हाथ को खोलिए। शुरू में कौन है B, तो हाथ को B पर रखिए। हाथ को B पे रखने का तरीका ये भी है और हाथ को B पे रखने का तरीका ये भी है। तो सवाल है कि ऐसे रखिएगा कि ऐसे रखिएगा। तो सोचिए, अगर ऐसे रखिएगा तो उंगली ऐसे मोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमेशा जो उंगली मोड़ते हैं वो एंगल की तरफ से मोड़ते हैं। तो बताइए, उंगली मोड़ने के लिए आपको ऐसे मोड़ सकते हैं क्या, हाथवा तोड़ दीजिएगा क्या, नहीं। एक काम कीजिए, ऐसे रखिए हाथ को और ऐसे उंगली मोड़िए। हमेशा ये जो मोड़िएगा ना, एंगल की तरफ से मोड़िएगा। जैसे हाथ इस पर रखे थे, एंगल की तरफ से मोड़ दिए। उसी प्रकार हाथ अगर बी पे रखोगे तो एंगल की तरफ से मोड़ने के लिए ऐसे तो मोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथ को ऐसे रखिए। अब मोड़िए। तो जब हाथ को ऐसे रख के ऐसे मोड़ोगे तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ, यानी इनवर्ड, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ये बाहर की तरफ लंबवत, अंदर की तरफ लंबवत, बाहर की तरफ लंबवत, अंदर की तरफ लंबवत। इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से यूज किया जाता है और इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से यूज किया जाता है, ठीक है। ये है बाहर की तरफ लंबवत, ये है अंदर की तरफ लंबवत। समझे, मेरी बात को ध्यान सुने कि नहीं सुने। अब एक बात सुनिएगा, अब ये जो A क्रॉस B एक जो वेक्टर आया, वो कोई ना कोई एक वेक्टर आया होगा, मान लेते उस वेक्टर का नाम R। और सबसे बड़ी बात यह है कि A क्रॉस B से जो नया वेक्टर R आया वो R अपने A पर भी परपेंडिकुलर होगा और वो R अपने B पर भी परपेंडिकुलर होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार B क्रॉस A से जो नया वेक्टर आया, मान लेते हैं कुछ भी M, तो ये जो M वेक्टर आया होगा वो M
अपने बी पर भी परपेंडिकुलर हुआ होगा और ये जो m है वो अपने a पर भी परपेंडिकुलर हुआ होगा। कहने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो अपने ही दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। इस बात को हम यहां पर लिख देते हैं, है ना। A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर to both A and B। मतलब A क्रॉस B दोनों A तथा B पर लंबवत होता है। इस बात का ख्याल रखना है कि क्रॉस करने से जो रिजल्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर मिलता है, वो नया वेक्टर अपने ही दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है, अपने ही दोनों सदिश पर लंबवत होता है। इस बात का ख्याल रखना है। जैसे L क्रॉस M से जो नया वेक्टर मिलेगा वो L और M दोनों पर होगा परपेंडिकुलर। जैसे P क्रॉस Q से जो नया वेक्टर मिलेगा वो P और Q दोनों पर होगा परपेंडिकुलर। क्या आप राइट हैंड थंब रूल समझ गए? फिर से सुन लीजिए, हाथ को ऐसे खोलिएगा, ठीक है। और अगर A क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए तो सबसे शुरू वाले वेक्टर पर हाथ को रखिएगा और सेकंड वाले वेक्टर की तरफ उसको मोड़ दीजिएगा। जैसे हाथ को A पर रखे, B की तरफ मोड़ दिए, फिर हाथ को B पर रखे, A की तरफ मोड़ दिए, है ना। जबरदस्ती हाथ को नहीं मोड़ना है, जिधर से उंगली मुड़ सकता है उधर से ही मोड़िएगा। तो हाथ को उसी तरीके से रखिएगा और हमेशा जो उंगली मोड़ना है वो एंगल की तरफ से मोड़ना है। A क्रॉस B ऐसे, B क्रॉस A ऐसे, A क्रॉस B ऐसे, B क्रॉस A ऐसे। समझ गए? नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी की, क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी का। चलिए आइए प्रॉपर्टी। आइए खास बात जानते हैं इसके बारे में। चल, पहला प्रॉपर्टी है कि A क्रॉस B को अगर आप B क्रॉस A लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बस एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। क्रॉस प्रोडक्ट में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर बदलिएगा वेक्टर का, अगर सदिश का क्रम बदलिएगा तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप देख लीजिए A क्रॉस B बाहर की तरफ है, B क्रॉस A अंदर की तरफ है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये है बाहर की तरफ, ये है अंदर की तरफ। तो A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता है। अगर बराबर करना है तो इन दोनों में से किसी एक में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आउटवर्ड से इनवर्ड हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। या इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनवर्ड से आउटवर्ड हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। आपको शुरू में ही बता दिए है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाता है ना। तो इसलिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप माइनस से
क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप ऑर्डर बदलिएगा तो एक माइनस जरूर लगा दीजिएगा, माइनस जरूर लगा दीजिएगा। दूसरा, ए क्रॉस ए, सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। ये बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान रखना है। सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है, इसका ये मतलब हुआ कि I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, सिमिलर वेक्टर का क्रॉस 0 के बराबर होता है। ये बात का ध्यान रखना है। तीसरा, इफ A क्रॉस B इक्वल टू 0, देन, अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, देन पहला A क्रॉस, यहां एरो लगाइए, A क्रॉस B इक्वल टू 0 दो केस में हो सकता है, या तो A 0 हो जाए या तो B 0 हो जाए, पहला कारण। दूसरा कारण है A एंड B आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। समझे? मतलब A और B या तो समांतर हो जाए या प्रति समांतर हो जाए। समांतर में थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है और प्रति समांतर में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो वेक्टर पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, दोनों ही केस में क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है। क्यों? पैरेलल होने पर थीटा 0, और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का प्रयोग होता है, तो साइन 0 0, और एंटी पैरेलल में थीटा 180, तो साइन 180 भी 0 होता है। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। इसलिए A क्रॉस B को 0 होने के लिए वेक्टर पैरेलल हो जाएगा तब भी सही है, एंटी पैरेलल हो जाएगा तब भी सही है। और आपको हम ये बता दिए हैं कि पैरेलल और एंटी पैरेलल को एक साथ कोलिनियर कहा जाता है। इसका मतलब A एंड B आर कोलिनियर, कोलिनियर को हिंदी में संरेख बोलेंगे, यानी A और B क्या हो? संरेख हो, कोलिनियर हो। कोलिनियर में पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों आ जाता है। कोलिनियर में पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों आ गया। कोलिनियर का मतलब संरेख, संरेख में समांतर और प्रति समांतर दोनों आ गया। तो इन दोनों को एक साथ हम बोलने के लिए क्या बोल दिए हैं? कोलिनियर। इसका मतलब अगर वेक्टर कोलिनियर हो, संरेख हो, तब भी A क्रॉस B कितना हो जाएगा मित्र? 0 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट है? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 4 नंबर की। चलिए 4 नंबर, ठीक है, ध्यान सुनना। क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B का जो वैल्यू है, A क्रॉस B का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होता है, चाहे थीटा एक्यूट रहे, और चाहे थीटा ऑब्ट्यूज रहे। दोनों ही केस में A क्रॉस B का वैल्यू प्लस में ही आएगा। थीटा न्यून कोण होगा फिर भी, और अधिक कोण होगा फिर भी A क्रॉस B का वैल्यू 0 से बड़ा यानी प्लस में ही आएगा। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की।
कर लिए नोट? चलो 5। अच्छे सुनिएगा, एक वेक्टर ए है जिसका वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k है। एक दूसरा वेक्टर b है जिसका वैल्यू b1i प्लस b2j प्लस b3k, और कहा जाए कि इन दोनों का क्रॉस निकालिए, a क्रॉस b, है ना, a क्रॉस b। a क्रॉस b का फॉर्मूला हो जाएगा डिटर्मिनेंट, पहला रो में i j k लिख दीजिए, उसके बाद दूसरा रो में पहला वेक्टर a का कंपोनेंट लिख दीजिए, घटक a1 a2 a3, फिर तीसरा रो में b का कंपोनेंट यानी घटक b1 b2 b3, है ना। जब दो वेक्टर i j k में लिखा रहे तो उन दोनों का क्रॉस इस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख लो। मान लीजिए कि एक वेक्टर a है i माइनस 2j प्लस 3k, एक दूसरा वेक्टर b है 2i प्लस 2j माइनस k, और कहा गया कि a क्रॉस b निकालिए। तो भैया a क्रॉस b बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहां पर i, एक काम करो यहां से इसको हटा के इधर बनाओ, ठीक है। यहां आ जाइए, कहा गया कि a क्रॉस b निकालिए, ठीक है, a क्रॉस b निकालिए। तो a क्रॉस b बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट, यहां पर i j k, पहला सेकेंड रो में पहला वेक्टर का कंपोनेंट क्या है 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3। थर्ड रो में दूसरा वेक्टर का कंपोनेंट 2 2 माइनस 1, 2 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता ही आपको। यहां पर प्लस माइनस, यहां प्लस, सॉल्व करें। i को प्लस से करोगे तो i हो जाएगा, ये वाला रो हट गया, ये वाला कॉलम हट गया, इन चारों को करना है बाय क्रॉस। इसको इससे करोगे तो प्लस 2, फिर माइनस, इसको इससे करोगे तो 6, j को माइनस से करोगे तो माइनस का j वाला रो हट गया, कॉलम हट गया, रो हट गया, कॉलम हट गया, इसको इससे करोगे तो -1, फिर माइनस, इसको इससे करोगे तो 6, फिर k वाला रो हट गया, कॉलम हट गया, तो ये चारों बचा, इसको इससे करोगे तो 2, फिर माइनस, इसको इससे करोगे तो -4, माइनस पहले से भी है तो +4 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका -4i, ये -7 माइनस +7j, और वो आ जाएगा प्लस का 6k। तो इस तरीके से जब वेक्टर आपको दिया रहेगा a और b का वैल्यू और कहेगा कि a क्रॉस b निकालिए, तो इस तरीके से निकालना है। और अगर लास्ट में अगर इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ दिया, a क्रॉस b का अगर मैग्नीट्यूड भी पूछ दिया तो कुछ नहीं, √अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 49 और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा बताइए? 9 6 15, 12 और 9 21, 4 3 7, 1 8 और 2 10, यानी 101 हो जाएगा रूट। 9 6 15, 6 21,
और 4 3 7, 1 8 2 10, ठीक, बहुत बढ़िया। रूट अंडर 101 हो जाएगा, 101, इस प्रकार से। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5। बात करते हैं 6 की, जल्दी से नोट कर लें इसको। चलो, ये रूल याद रखना है आपको, सारी बातें हम यहां पर बता देते ताकि फिर सिर्फ क्वेश्चन हम कराएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखना है। यह एक सर्कल है, इस पर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज। यहां आई ले लेते हैं, यहां जे और यहां के, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आइए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, अगला वेक्टर के बराबर होगा, यह बात ध्यान रखें। ऐसे 2 का क्रॉस तीसरा के बराबर होगा, आई क्रॉस जे बराबर के, फिर जे क्रॉस के बराबर जे क्रॉस के बराबर आई, फिर अगला के क्रॉस आई, के क्रॉस आई बराबर जे। समझे? 2 वेक्टर का क्रॉस तीसरा के बराबर होगा, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, के क्रॉस आई बराबर जे। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे तब ना, अगर इसी में अगर आप क्लॉकवाइज घूमते, अगर आप क्लॉकवाइज घूमते तो माइनस में आता, क्लॉकवाइज घूमते तो माइनस में आता, ठीक है। ऐसे घूमते, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इक्वल्स टू माइनस जे होता, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, फिर जे क्रॉस आई बराबर माइनस के, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के। एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो प्लस और क्लॉकवाइज घूमिएगा तो माइनस, ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना है। समझ आया क्या? आइए बात करते हैं 6 नंबर की। 6 हो गया, 7 की बात करते हैं। 7 सही है। चलिए, 7 है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल है, ए बी सी। अगर इसका कहा जाए एरिया निकालने के लिए तो सुनिए, एरिया बराबर 1/2 इंटू मॉड यानी मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स। हिंदी में एक बार सुन लीजिए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना मॉड किसी 2 भुजा का सदिश गुणनफल, किसी 2 भुजा का सदिश गुणनफल, किसी 2 भुजा का सदिश गुणनफल। कोई भी इसमें से 2 भुजा ले लीजिए, 1/2। अगर आप ए बी क्रॉस बी सी लेते हैं चलेगा, ए बी का बी सी से क्रॉस निकाल के 1/2 से गुना कर दीजिए मैग्नीट्यूड में, तब भी आ जाएगा। या 1/2
BC का CA से ले लीजिए तब भी चलेगा, BC क्रॉस CA तब भी आंसर आ जाएगा, या AB क्रॉस AC ले लीजिए तब भी चलेगा, AB क्रॉस AC ले लीजिए तब भी चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो किसी भी दो साइड के क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन कराएंगे, चिंता मत कीजिए। सब पे क्वेश्चन होगा, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फिलहाल हो गया, चलिए आइए बात करते हैं 8 नंबर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हिंदी में। चल, यह एक पैरेललोग्राम है। चल नाम दे दीजिए A B C D। अगर इसका एरिया लिखना होगा तो एरिया बराबर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब वो अगल बगल, अगल बगल मतलब चाहे AB और AD का क्रॉस कर लो, चाहे AB और BC का कर लो, चाहे BC या CD का कर लो, चाहे CD या AD का कर लो, मतलब किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है बस, वो भी अगल बगल वाले का, किसी और का नहीं। अगर मान लो ये वाला वेक्टर A है और ये वाला वेक्टर B है, तो बस आपको वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल देना है, वही हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। कोई भी अगल बगल, चाहे इन दोनों का कर लो, 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 किसी भी दो अगल बगल वाले भुजा का सदिश गुणनफल कर लेना है और उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। समझे, किसी भी दो अगल बगल वाले का लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाले भुजा का सदिश गुणनफल करना है। 9 नंबर नेक्स्ट पॉइंट होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई भी चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। मान लीजिए रैंडम एक बना लिया जाए, रैंडम एक हम बना लिए, है ना, A B C D। हमें नहीं पता कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ये चतुर्भुज कैसा है, और अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले डायगोनल निकाल लीजिएगा, विकर्ण। एक विकर्ण AC है, चलो हम इसको D1 नाम देते हैं, और एक विकर्ण BD है, चलो इसका हम D2 नाम दे दिए। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाए, कोई चतुर्भुज आ जाए, उसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले दोनों विकर्ण निकाल लो, मतलब दोनों डायगोनल निकाल लो और लिखो एरिया। एरिया बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 मॉड D1 क्रॉस D2।
D1 क्रॉस D2, बस यही होता है। समझ गए? जल्दी से लिखो इसको, D1 क्रॉस D2, करेक्ट है? चलिए लिख लिए। आइए, जैसे कि क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहेंगे, इस पर अगर हम एक क्वेश्चन बनाना चाहेंगे, फाइंड एरिया ऑफ quadrilateral with vertices 1 2 3 -4 1 0, ठीक है? 1 2 3, उसके बाद मान लो ऐसे पिक्चर बना के आपको दे दिया, ऐसे बनाकर, ठीक है? चलो ये वाला वर्टेक्स 1 2 3 है, ये है मान लेते हैं 1 -1 0 है, ये वाला मान लेते हैं कितना, टू 3 4 ले लेते हैं, 3 5 7 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं मान लीजिए 6 2 3 ले लेते हैं, और कहा जाए इसका एरिया निकालिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों डायगोनल निकाल लीजिए, पहले आप एक डायगोनल ये होगा, BD बोलो या DB बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल एक होगा, इसका नाम लेते हैं D1, पहले ये निकाल लो। तो D1 कितना होगा भाई, D1 किसके बराबर है, DB के बराबर है। तो DB निकालना हो तो B में से D माइनस करो, तो 2 में से 6 गया तो माइनस का 4, 3 में से 2 गया तो प्लस का 1, और 4 में से 3 गया तो प्लस का 1, ठीक है? फिर दूसरा ये निकाल लो D2, बताइए D2 किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो कैसे निकालोगे, C में से A माइनस करोगे, तो 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है? निकल गया सब, -4 1 1, ठीक है? अब क्या करो, इन दोनों का पहले क्रॉस निकालो, D1 क्रॉस D2 निकालो। क्रॉस निकालने के लिए वही डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाना पड़ेगा, यहां I J K, D1 का कंपोनेंट शुरू में आएगा -4 1 1, फिर D2 का आएगा 2 3 4। अब इसको सॉल्व कर लें इसको सॉल्व, यहां पर प्लस माइनस प्लस, चलिए कितना हो जाएगा, ये I को प्लस से करोगे तो प्लस I, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, ये चारों बचा, बाय क्रॉस करो तो 4 अब -3 हो जाएगा, फिर -J, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, इसका करो तो माइनस का 16 और ये माइनस का 2 आ जाएगा, फिर K, ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, इसका करो -12 और ये -2,
चेक कर लीजिए एक बार, 4 3 सही है। फिर ये हट गया तो माइनस का 16 माइनस का 2 सही है। ये हट गया तो माइनस का 12 माइनस का 2 सही है। तो ये आ गया आई माइनस 18 तो प्लस 18 जे हो गया और माइनस में 14 के हो गया। ये आ गया D1 क्रॉस D2। अब इसका क्या करो आप मैग्नीट्यूड निकालो, तो D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर, चलो रूट अंडर I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1, J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 324 और K के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 196। कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 324 196 और एक 6 4 10 1 11 9 2 11 1 12 और 3 1 4 1 5 521। कितना आ गया? 521। 6 4 10 1 11 9 2 11 1 12 3 1 4 1 5 तो 521 आ गया। रूट अंडर 521 आ गया। तो देयरफॉर एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/2 D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, तो 1/2 अंडर रूट 521, इसका मतलब अंडर रूट 521/2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जिसके बारे में आपको विशेष नाम नहीं पता हो, अगर उसका एरिया निकालना हो तो आप उसका दोनों डायगोनल निकाल करके उसके मैग्नीट्यूड में हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो चलिए, आज हम प्रॉपर्टी बता दी है क्रॉस प्रोडक्ट का, अगले क्लास में इस पे क्वेश्चन करेंगे। और तब तक के लिए यही कहेंगे कि अगर आप सब को इस चैनल का काम पसंद आता हो, आपके हित का लगता हो, तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, ताकि वो मित्र लोग भी सब्सक्राइब करके पढ़ सके जिनको जरूरत है। और आप भी खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।